नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, सीटों के बंटवारे पर लगातार बातचीत हो रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे को मनाने के लिए, खुश करने के लिए, लुभाने के लिए लगे हुए हैं। दूसरा प्रोसेस जब शुरू होगा, दूसरा स्टेप होगा तो सीटों के बाद बंटवारे के बाद उम्मीदवारों के चयन का होगा और सब लोग अपने-अपने तरीके से बिहार के चुनावों को देख रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनाव को और चुनावों को, हिंदुस्तान के चुनावों को बहुत बारीक तरीके से देखने वाले, ज़मीन से समझने वाले और पूरा जो हमारा कास्ट कॉम्बिनेशन है, रिलीजन है, स्टडी है, इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं, कैसे होते हैं, इस सब पर बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से नज़र रखने वाले मेरे मित्र डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा इस वक़्त हमारे साथ हैं, जो बहुत बारीक तरीके से चुनावों को देखते हैं, बिना किसी एजेंडा के। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत आपको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है और सुना मैं कि आप बिहार घूम कर भी आ गए हैं। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप ज़मीन को बहुत बारीकी से जैसे ड्रिल करते हैं ना, वैसे समझते हैं, अंदर तक। तो ज़मीन से 3 फीट गहरे तक आप समझते हैं बिहार को। क्या है हिसाब-किताब? क्या लग रहा है आपको? नमस्कार सर। पहली बात तो आपके चैनल पर पहली बार मैं आया हूँ, तो जी। धन्यवाद आपका। और हाँ, तो बहुत मैं खुशी लोगों हो को रही है बता दूँ मुझे। भई, लोगों को मैं भी बता दूँ, बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, डॉक्टर साहब को बस फुर्सत नहीं होती। नहीं नहीं है। हाँ, वो मेरी गलती है, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, नहीं, पर आप हमारे अच्छा लग बुजुर्ग रहा हैं, है। आप जब कान खींच कर हमको बुलाएंगे हम आ जाएंगे, ऐसी कोई बात अच्छा लगता तो। है आपके जी। तो सर, इसको समझने के लिए बिहार की पहले बनावट समझते हैं और बिहार की राजनीति का जो मूल है वो समझते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि जाति पर हम क्यों बात करते हैं। देखिए, जाति एक सच्चाई है। मैं जाति को कई दिशाओं से देखता हूँ विजय जी। जाति केवल एक सामाजिक सच्चाई नहीं, एक आर्थिक सच्चाई भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो जाति आज जैसे इवॉल्व हुई है, शायद उसकी शुरुआत एक अलग तरीके से हुई होगी, बट एक बात सत्य है आज कि जहाँ है, आज भी। हाँ जी। आज जहाँ पर है जाति उसको समझना। हाँ, वो आज जहां है वहां है, लेकिन एक सच्चाई जो अभी तक उससे जुड़ी हुई है कि आर्थिक क्लासिफिकेशन भी जाति क्लासिफिकेशन से बहुत जुड़ी है। आर्थिक जो आपके एक्टिविटीज है वो जाति से जुड़ी हुई है। फिर जब आर्थिक जुड़ जाता है जाति से, तो फिर आर्थिक से संबंधित होता है पावर। पावर और सत्ता। तो ये सब बहुत इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा। बिहार की जो जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या में अगर हम देखें तो, और इसमें मैं अभी धर्म के आधार पर इसको नहीं बांट रहा हूं, अभी केवल जातीय समीकरण देखेंगे। 15% जिसे हम कहेंगे फॉरवर्ड अपर कास्ट, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। उसके बाद एससी तकरीबन 20%, तो ये हो गया 35%। इसके बाद एक बहुत बड़ा तबका, जिसे क्लब करना बहुत आसान है, ओबीसी 65%, लगभग ओबीसी 63% टू बी एक्यूरेट। अब इस ओबीसी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस। बिहार में खासकर अगर आप देखें तो ओबीसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी। एक जिसे कहते हैं BC1, एक BC2। मतलब एक जो थोड़े बेहतर ओबीसी है और एक जो ज्यादा पिछड़े, जैसे अति पिछड़ा ईबीसी कहते ईबीसी कह रहे हैं। हैं जी। जो ये फॉरवर्ड वाले ईबीसी हैं, ये ओबीसी हैं, इनमें कौन आता है? इसमें यादव, कुर्मी, कोयरी, मोटा मोटी ये आते हैं, ये 27%। और जो बाकी बच गए 36% या 36, 35, 36%, ये है ईबीसी। और अभी जैसा कि मैंने कहा, इसमें मैंने धार्मिक जो बंटवारा है उसकी बात नहीं करी, क्योंकि देखिए जनरल फॉरवर्ड में भी मुस्लिम है और ओबीसी ईबीसी में भी मुस्लिम है। तो ये एक बात हो गई। मुस्लिम का वैसे पॉपुलेशन 18-19% है। तो अब राजनीति को अगर समझें, और मुझे लगता है कि आपके कई शोज में आप जिक्र कर चुके होंगे, तो शायद ये थोड़ा रेपिटेटिव हो जाएगा, बट समझना जरूरी है कि जब 90 के दशक से पहले जो अपर कास्ट डोमिनेशन था, वो 90 के दशक में आके टूटा बिहार में, जब लालू मंडल के यादव बाद और सामाजिक, हाँ जी, सामाजिक जो न्याय की ताकतें जिन्हें हम कहते हैं वो आई, तो ऐसे में दलित ओबीसी का बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ, लालू यादव जी का राज है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि केवल एक जाति या कुछ जातियों ने ज्यादा दबदबा बनाया, जिसकी वजह से एक काउंटर पोलराइजेशन क्रिएट हुआ विद इन ओबीसी, जिसमें जो ईबीसी थे और जो दलित भी थे कुछ, वो कहीं ना कहीं छिटके ला दी, जिसका फिर हमने परिणाम 2005 में देखा कि नीतीश कुमार और बीजेपी, ये दो चुनाव 2005 में हुए। 2005 दूसरा जो चुनाव जो डिसाइसिव था, उसमें नीतीश जी और बीजेपी ये एक डिसाइसिव मैंडेट लेकर आए, जो 2010 में भी हमने जिसका एक बहुत प्रचंड रूप देखा। तो ये चल रहा था। 15 में क्या हुआ कि नीतीश जी जाके चले गए आरजेडी के पास और फिर उन्होंने उनको जिता दिया।
इसका एक मतलब ये निकला कि नीतीश जी का जो वोट है वो इतना ट्रांसफरेबल है कि नीतीश जी जहां जाते हैं वहां चला जाता है, नीतीश जी के साथ चलता है। साथ चलता है। और अब हम बात करेंगे वो कौन सा वोट है, मैं अभी इस पर आऊंगा। 2020 का फिर ये जी एक मंजर आता है जहां हम देखते हैं कि नीतीश जी की पार्टी स्ट्रगल करती है, तेजस्वी माहौल बनाते हैं बेरोजगारी का। वो जो यादव राज, जंगल राज कहते हैं उसको, जो यादव राज का एक जो सेंटिमेंट है उससे दूर रहते हैं और अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं और एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं। ये कोविड काल का भी समय है तो और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर उस चुनाव का विजय जी ये था, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उस समय ना इधर थे ना उधर थे, वो अलग लड़ रहे। तो हालांकि आपको देखिए 2020 का चुनाव बहुत क्लोज था, 37.2% दोनों अलायंसेस, 0.03% लगभग, मतलब बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है विजय जी, द स्किन ऑफ माय टीथ, मेरे दांत की चमड़ी जितना फर्क है। तो उतना ही फर्क था। लेकिन अब अगर आप उसमें चिराग पासवान का जोड़ देते हैं 5, 5.5, 6% वोट, आप उपेंद्र कुशवाहा का 1% वोट जोड़ देते हैं, आप देखते हैं कि एनडीए डिसाइसिव लीड ले लेता है। उसका काउंटर है कि जो वीआईपी पार्टी थी एनडीए के साथ, अब वो महागठबंधन में, तो उसका 1.5-2%। लेकिन फिर भी उस, अगर आप केवल मैथ देखें तो एनडीए आगे था उस चुनाव में, जिसको आपने लोकसभा में देखा। हालांकि लोकसभा में 47 वर्सेस 39 था, लेकिन परफॉर्मेंस महागठबंधन की बहुत इंप्रूव हुई इंडिया अलायंस की, क्योंकि इन्होंने गेन किया काफी और एक सीट से बढ़कर ये 8 सीट पर आ गए। तो अब जब मैंने ये पूरी हिस्ट्री समझा दी है तो ये समझते हैं कि कौन सा वोटिंग ब्लॉक बिहार में किसके साथ चलता है, जिसे कहते हैं कोर वोटर। और फिर हम बात करेंगे एक ऐसे वोटर की जो चुनाव डिसाइड करते हैं। सर आप जातियों को बहुत अच्छे से समझते हैं कार्तिकेय, लेकिन मुझे बताइए प्रशांत जी तो नाराज हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, वो कहते हैं ये बिहार में ही आपको जाति की राजनीति समझ में आती है, और राजनीति तो बिहार के अलावा देश भर में भी जाति पर होती है। लेकिन उनका कहना है कि अब बिहार की राजनीति बदल रही है, जाति पर नहीं जाएगी। तो इसको भी जवाब दीजिए मुझे, और फिर समझाइए कि जातियों का ब्लॉक किस तरह से है, क्योंकि हकीकत तो जो है वो आप जानते हैं। तो विजय जी, अगर प्रशांत किशोर इसको मानते हैं तो कल जब उन्होंने अपनी पहली लिस्ट निकाली तो उन्होंने उसको जातीय उसका आधार पर क्यों निकाल बताया कि भाई ये ईबीसी है, इतने नट है, इतने तेली है, इतने, कहने में अच्छा है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहां वोटिंग केवल मतलब विकास पर हो, पॉलिसी पर हो, जहां आइडेंटिटी इतनी जरूरी ना हो। लेकिन मेरा ये कहना है वो समय आएगा, तो धीरे धीरे आएगा। लेकिन आज की तारीख में जब आपके जातीय समीकरण सत्ता के समीकरण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीच में एक आर्थिक समीकरण भी है, तो मुझे लगता है कि इसको हम जाति से अलग करके नहीं देख सकते। और चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, जाति सच्चाई है। और मैं जाति को सिर्फ एक सामाजिक फिनोमिनन नहीं, एक आर्थिक फिनोमिनन की तरह भी देखता हूं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज्यादा कंफर्ट है इसको एनालाइज करने में जाति के आधार पर, कंपेयर टू शायद कहीं और लोग। लेकिन उनकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि एक ऐसा भारत का हमें सपना देखा है और देखना भी चाहिए, जहां जाति और धर्म के वोट के कोई मायने ही ना हो, आपके काम का मायना हो। एट द सेम टाइम विजय जी, आप किसी ना किसी जाति और धर्म में पैदा होंगे तो आपसे वोट हटाया भी नहीं जा सकता। तो वो एक सच्चाई है जिसकी वेटेज शायद बहुत ज्यादा है, वो कम होनी चाहिए, लेकिन वो कभी जीरो नहीं हो सकती। ये मेरा, ठीक है। अब हाँ, आपका अगला सवाल क्या था? मैं कह रहा हूं जी। तो समीकरण ये है विजय जी कि देखिए, एक है अपर कास्ट वोट जो पक्का बीजेपी का वोट है, ये 10 से 12 हिंदू अपर कास्ट इसमें कहूंगा, 10 से 15% के बीच में ये वोट। एक यादव वोटर है जो आरजेडी के साथ रहता है, ये तकरीबन 15%। एक मुस्लिम वोटर है जो जेडीयू को पसंद करता है, लेकिन क्योंकि बीजेपी जेडीयू के साथ है इस वजह से शायद उसका टिल्ट दूसरी तरफ रहता है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कई इलाकों में, जो अभी मैं देखकर भी आया, कि खासकर जो निम्न वर्ग है मुस्लिम में, वो जेडीयू को अभी भी पसंद करते हैं। हालांकि वो आंकड़ा घटा बढ़ा होगा ओवर टाइम। ये 3 ब्लॉक्स हो गए, तकरीबन 45%। अब आते हैं दलित, 20%। इस 20% में तकरीबन 5% है पासवान, जिनका जुड़ाव बहुत था रामविलास जी से, और जिनका बहुत अच्छा एक वोट शेयर, काफी बड़ा चंक चिराग लेकर आए पिछली। वो वोट चिराग को भी गया, एनडीए को भी गया, कुछ महागठबंधन, लेकिन चिराग लीड ले गए
तीन तरफा बटा हुआ है। एक दलित वोट है, पासवान है, जो दलित का 20% है, उसमें से 5%, मतलब 5% बिहार की जो जनता है वो पासवान है। अगली 5% है रविदास, यस, ये जिसे कहते हैं जाटव, ये उत्तर प्रदेश में ये वही जाति है, और ये ज्यादा टिल्ट करती है महागठबंधन की ओर, कांग्रेस और आरजेडी की। और खासकर अब जब बीएसपी कमजोर हुई है तो शायद ये टिल्ट और भी बढ़ने की संभावना है जी। एक है मुसहर 3%, मांझी साहब मुसहर के साथ, जिनके, हाँ जी, मांझी साहब के साथ जो हाँ बोलते हैं जी, जिसको जितिन राम मांझी, लेकिन वो अपने इलाके में जितिन राम मांझी जो गया का इलाका है वहां उनके साथ है, बाकी इलाकों में वो वोट भी कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन है उसका मांझी जी की तरफ वो गया के इलाके में, जो साउथ बिहार जिसे हम कहते हैं। फिर बचता है बाकी का जो 6-7% अन्य दलित। अब नीतीश कुमार जी ने बहुत जबरदस्त इंजीनियरिंग की अपने 2005 के चुनाव के बाद। उन्होंने सोचा ये पासवान जो है ये तो रामविलास जी के साथ ही रहेंगे, और उस समय रामविलास जी यूपीए में हुआ करते थे अगर आपको याद हो जी। तो मैं क्या करूं कि बाकी दलित मेरे पास आए, तो उन्होंने बनाई महादलित कैटेगरी। अब मैं इसका ना एक आपको इस पूरे वक्तव्य को मैं जोड़ूंगा उत्तर प्रदेश से बस 1 मिनट में। तो 5% का इन्होंने एक तरफ कर दिया, 15% महादलित, और उनको उन्होंने अच्छे से स्कीम वगैरह पॉलिसी देखकर एक नर्चर किया। ये बना इनका पहला वोट बैंक। दूसरा, इन्होंने देखा कि ओबीसी में, देखिए यादव को अगर हम छोड़ दें तो जो बाकी ओबीसी हैं फिर 60% में से 45% अप फॉर ग्रैब्स हैं, क्योंकि वो जो एक यादव राज का समय था उस समय कहीं ना कहीं ईबीसी शायद इतना खुश नहीं थे, ये आज भी एक सेंटिमेंट है। तो इन्होंने बनाई एक कैटेगरी ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। इन्होंने मतलब ओबीसी माइनस यादव और एक कुर्मी कोयरी, क्योंकि इनकी अपनी जाति कुर्मी है, तो वो जो ओबीसी था जो फॉरवर्ड वाला जो स्ट्रॉन्ग, उसमें यादव को अलग कर दिया। कुर्मी कोयरी वैसे भी अपने साथ है कि वो लव कुश का फॉर्मूला है, कुर्मी कोयरी जुड़े रहते हैं और वो खुद कुर्मी है नीतीश जी। तो उन्होंने कहा चलिए ये 4-5% ऐसे आ जाएगा, और जो बाकी बड़ा चंक 36% का 35% का ईबीसी, इनको हम नर्चर करें। ये बना इनका दूसरा वोट बैंक। और एक तीसरा बहुत अहम वोट बैंक जो इन्होंने बनाया महिलाओं का, वो चाहे साइकिल के जरिए, चाहे शराबबंदी के जरिए, आप उनकी पॉलिसीज को हाँ या ना कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत, उन्होंने बहुत नर्चर किया। आप बिहार में जाएंगे विजय जी, आज भी जीविका दीदी का एक बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। जीविका माने सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये महिलाओं के ग्रुप है। जैसे इसको मैं कैसे समझाऊं, थोड़ा बुरा अगर ना माने आपके जो अर्बन व्यूअर्स हैं, जैसे कहते हैं ना किटी पार्टी, किटी पार्टी का समूह होता है, 10-12 महिलाएं होती हैं, वो महीने में एक बार मिलती हैं, खाना खाती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, फिर वो जाता है एक के पास, फिर अगले महीने किसी और के पास। जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है कि आप पैसा इकट्ठा करेंगे, वो लोन किसी को जाएगा, वो कुछ उससे व्यवसाय शुरू करेंगी और फिर वो लोन धीरे धीरे आपको वापस कर देंगे। तो ये बहुत ही वेल टेस्टेड कॉन्सेप्ट है पूरे दुनिया में, मतलब माइक्रो फाइनेंस के लिटरेचर में, क्योंकि मेरा प्राइमरी मेरा जो है वो है, तो क्योंकि मैं वो जानता हूँ लिटरेचर, इसीलिए मैंने ये ना केवल भारत के कॉन्सेप्ट में पर लैटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत चलता है। इसको अलग अलग भाषाओं से अलग अलग शब्द होते हैं। किटी पार्टी बोलते, किटी का मतलब क्या हुआ? किटी का मतलब ही यही हुआ कि जहां मैंने पैसा रखा ये मेरी किटी में आ गई। ठीक, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर, फिर उसके बाद टोला सहायक, मतलब गांव के स्तर पर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपना, जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको अपना स्पोक्स पर्सन बना दिया। और यही कुछ जो मैं सुनता हूँ उड़ीसा में भी नवीन जी ने किया। मैं गया नहीं हूं लेकिन मैंने सुना, वो कभी और चर्चा करेंगे। तो ये मॉडल है। तो ये 3 कैटेगरीज जो नीतीश जी ने नर्चर की, ईबीसी, महादलित और महिला जी, ये ऐसा वोट बैंक एक बना कि नीतीश जी इधर तो इधर, नीतीश जी उधर तो उधर। तो इसीलिए हमेशा ये कहते हैं विजय जी कि बिहार के 3 स्तंभ में 2 स्तंभ जहां जुड़ जाएंगे वहां सरकार बन जाएगी, क्योंकि वो जो नीतीश जी का वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर है, वो मूव कर सकता है। कांग्रेस महागठबंधन का मुस्लिम यादव वोटर मूव नहीं करेगा, रविदास भी कुछ हद तक नहीं करेगा, बीजेपी का अपर कास्ट वोटर नहीं मूव करेगा, चिराग पासवान का पासवान वोट भी ज्यादा नहीं टूटेगा। हालांकि पशुपति पारस सब महागठबंधन में, मांझी जी का ये जो मुसहर वोट है अपने इलाके में ये, लेकिन ये जो ईबीसी वोटर, इनके लिए जेडीयू नीतीश कुमार इनके सबसे बड़े गार्जियंस हैं एक तरीके से। और मैं जो फील्ड पर देखकर आया, खासकर जो पुरानी जनरेशन है उसमें आज भी वही है, और महिलाओं में खास।
आप एक बार को ईबीसी युवा पुरुष से बात करें तो वो थोड़े नाराज रह सकते हैं, लेकिन जो ईबीसी महिला है, चाहे वो युवती हो चाहे वो बुजुर्ग हो, जो युवती है उनको उनकी दादी नानी ने बताया है कि क्या हुआ था देखिए, और जो बुजुर्ग है उनकी तो अपनी आप बीती है। उसमें ये भी कहा जाता है ना कि जीविका के लिए, तो कि जो जीविका में आज महिलाएं हैं वो तो नीतीश कुमार की वोटर तब बन गई थी जब वो स्कूल में थी, 2005 में उन्होंने साइकिल और वो दिया, अब वही आज वहां पर पहुंच गई हैं, तो वो एक लंबा एक उनका रिश्ता चला आ रहा है तब से, लंबा रिश्ता हो गया, लिंकेज। तो ये मुझे लगता है विजय जी समझना बहुत अहम है कि दो बहुत पक्के वोटिंग ब्लॉक्स हैं और फिर एक फ्लोटिंग वोट बेस है, और मुझे लगता है ये चुनाव सारा इसी बात पर था कि ये जो फ्लोटिंग वोटर बेस है नीतीश जी, क्योंकि अब जेडीयू एक ऐसी पार्टी है, चाहे आप माने ना माने, जो शायद अपना पीक पार कर चुकी है। हालांकि लोकसभा में पिछले साल उनका 100% स्ट्राइक रेट था, जो बीजेपी का भी नहीं था, लेकिन जेडीयू अब वो ताकत नहीं रही जो शायद एक समय पर 2005 या 10 में थी। तो उम्मीद यही थी महागठबंधन को, या अभी भी होगी, कि ये जो फ्लोटिंग वोटर है, महादलित और दलित, लार्जली दलित पूरा, ईबीसी और कुछ हद तक महिला, क्या इनको ये तोड़कर अपने पास ला सकते हैं, और क्या महागठबंधन जो 37% पे रुक गया था वो 41, 42, 43 पे जा सकता है। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, 2014 के बाद हमने सुना यूपी में सोशल इंजीनियरिंग की गई नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित की। तो मेरा ये मानना है विजय जी, ये हैंडबुक तो नीतीश जी 2005 में लिख चुके थे, उस हैंडबुक का एग्जीक्यूशन यूपी में बहुत अच्छे से किया बीजेपी ने, लेकिन ये हैंडबुक नीतीश कुमार जी लिख चुके थे बिहार में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी की भी हैंडबुक कहीं और से आई हो, कहीं और से आई होगी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर भी रहे, गुजरात में भी कई नेता रहे। देखिए गुजरात में वो जो खाम की थ्योरी थी पूरी, वो भी वही खाम की थ्योरी भी वही है, वेस्टर्न यूपी में मजगर की थ्योरी थी। तो ये सब थ्योरीज को मिलाकर सबसे रिसेंट जो मैं कहता हूं कि हमारी जनरेशन में, जो 90s में हम लोग जो पैदा हुए, 2005 का जो बिहार का जो ये सोशल इंजीनियरिंग का था, उसके बाद वही कहीं ना कहीं बीजेपी ने यूपी में रेप्लिकेट किया, और फिर हरियाणा में बेसिकली नॉन डोमिनेंट ओबीसी और दलित को अपनी तरफ करना, हरियाणा में भी इन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो ये मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट सीख है कि आइडिया था बट उसका एग्जीक्यूशन बीजेपी ने बहुत एग्जीक्यूशन के लेवल पर। लेकिन क्या मैं ये समझूं, आप जितना पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन और हिसाब जितना आपने समझा है, तो क्या इसका मतलब ये समझे कि भाई एनडीए ही निकालने वाला इस चुनाव को? देखिए अब इसमें आपने तो पलड़ा भारी कर दिया उनका, पलड़ा भारी है, और वो स्टार्ट करते हैं एक डिसएडवांटेज से। मैंने आपको जैसे समझाया कि अगर आप केवल 2020 का चुनाव देखें, 37% दोनों साइड था, ग्राफिक में भी हम दिखाएंगे इसको कभी, कि दोनों तरफ जब 37% था, अब 6% कुशवाहा जी और पासवान जी आप जोड़ दीजिए एनडीए में, तो ये हो गया 43। अब आप 1.5% को निकाल के वीआईपी का जोड़ दीजिए महागठबंधन, तो वो इधर हो गया 41.5, उधर हो गया 38.5। अभी मैं बिल्कुल प्योर अरिथमेटिक पे जा, तो अभी 3 परसेंटेज पॉइंट का गैप है। अब आप एक और वोट टारगेट करिए इस बार, जो मुझे लगता है अप फॉर ग्रैब्स है, कि पिछली बार ओवैसी साहब ने और मायावती जी की पार्टी ने एक अलायंस में तकरीबन 10 से 13% मुस्लिम और रविदास वोट खींचा था अपनी तरफ जी। अगर इसकी कंसोलिडेशन महागठबंधन की तरफ होती है, जो हो सकती है, इस बार उम्मीद पूरी है, तो वो जो 3 परसेंटेज पॉइंट का फासला है वो नैरो होके शायद 1.5% तक रह जाए, 1.5% रह जाएगा। पिछली बार के बनिस्बत लेफ्ट और कांग्रेस भी मजबूत हुए हैं, बेहतर हुए, साथ में जुड़ी है जेएमएम पिछली बार नहीं थी इनके साथ, इस बार जुड़ी है। पशुपति पारस जितना भी चाहे आधा % ही वोट ले आए, और एक नई पार्टी आई है आईआईपी करके, 1-8% आप इसको दे दीजिए, तो विजय जी आप पाएंगे कि नेक एंड नेक अभी 40.5 41.5 है मेरे अनुसार अभी। लेकिन जो मेन डिफरेंस मुझे दिखा जब मैं एक हफ्ता पहले फील्ड पर था, वो था कि हालांकि महागठबंधन और इंडिया अलायंस ने वोट अधिकार यात्रा करके एक शुरुआत दी अपने कैंपेन को, लेकिन फिर जब वो ठंडे हो गए, वो समय इस्तेमाल करके जेडीयू ने ये जो लाभकारी पॉलिसीज है जेडीयू और एनडीए ने, वो पहुंचा दी घर घर।
पेंशन बढ़ा दी 400 से 1100, फ्री बिजली 125 यूनिट, जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपए पहुंच गया। ये मैं जानता हूँ लोगों से बात करके। और इसका इतना पोटेंशियल है विजय जी, क्योंकि मैं झारखंड में लास्ट ईयर था और मैंने वहां से भी एक प्रेडिक्शन की थी कि देखिए, अब क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन में सीटों पे नहीं करता लेकिन वोट का शिफ्ट मैं समझ पाता हूं, तो मैं बता देता हूं। पिछली बार मैंने देखा झारखंड में हेमंत सोरेन की पॉलिसी की वजह से जो ओबीसी महिलाएं वैसे बीजेपी की वोटर है झारखंड में, वो हेमंत सोरेन की तरफ जाती है। ये भी एक अलग डायनामिक है विजय जी कि सेम ही राज्य से दो राज्य निकले। झारखंड में आप जैसे ही जाते हैं वहां यादव महिलाएं आपको बीजेपी की वोटर, यादव जो है बीजेपी के वोटर मिलते हैं। वहां पर थोड़ा सा आदिवासी वर्सेस भी हो गया ना। बिल्कुल, बॉर्डर पार कर जाइए तो मामला एकदम उल्टा है। तो खैर, कहने का ये मतलब है ऐसी पॉलिसी का पोटेंशियल है कि वो इवन यादव और मुस्लिम महिलाओं में भी जरा सा डेंट कर सकती हैं। और इनको पूरा डेंट चाहिए भी नहीं, इनको तो वो 8-10% महिलाओं को ही डेंट करना है, तो वो 2 परसेंटेज पॉइंट का गैप हो गया, आपका पूरा स्विंग हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत बड़ा फर्क लगा कि तेजस्वी और पार्टी जो है वो जमीन पर नहीं थे इसको काउंटर करने के लिए। और कौन कर रहा था? प्रशांत किशोर कर रहे थे। उनकी पार्टी के कुछ युवा मोर्चा के लोग, मैं उनसे मिला मुजफ्फरपुर में, उन्होंने कहा देखिए यहाँ सबको पैसा नहीं आया जीविका दीदी को, तो हमने पता लगाया, दिखा कि यहाँ पे जो सीएम है, जो इंचार्ज है, वो कुछ इरेगुलरिटीज थी, तो हमने कंप्लेंट की। पैसा अभी तक मुझे लगता है सबको नहीं आया। शायद इनके पॉलिसी ये है कि इलेक्शन से पहले सबको पहुंचेगा, लेकिन इस मुद्दे को अगर आरजेडी उठाती कि भाई एक ही ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, 5 को मिला, 5 को क्यों नहीं मिला, तो चाहे जेडीयू वो 5 को देने भी वाली थी बट वो डिफेंसिव हो जाएगी। तो नहीं, ये नहीं हो रहा था। लेकिन परसों जो अनाउंसमेंट आई है तेजस्वी की कि, और शायद ये आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा था फील्ड से कि अभी तक नहीं है, हो सकता है स्ट्रेटेजिक हो सकता है सही में इनका कुछ इनको समझ ना आ रहा हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक लग रहा है आपको, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा ना बोल दे जिसका आचार संहिता से पहले एनडीए फायदा उठा के काउंटर निकाल दे। तो अब इन्होंने बोल दिया है हर घर एक नौकरी। देखिए उसके अरिथमेटिक में नहीं जाएंगे विजय जी, क्योंकि वो फिर बनेगा कि आपको बिहार में इतने 2 करोड़ सरकारी नौकरियां चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब अगला स्टेप इसमें यह है कि क्या आरजेडी और महागठबंधन इस मुद्दे को घर घर तक ले जा पाते, क्योंकि बाकी बहुत सारे मुद्दे जो तेजस्वी को उठाने चाहिए थे एज ए युवा नेता, वो जन स्वराज पार्टी उठा चुकी। तो वो यही मैं समझना चाहता हूँ कार्तिकेय, आप वहां जाकर भी आए बिहार भी, कि आपने दोनों का मान लीजिए खींचतान के बराबर कर दिया वोट 41 पे, लेकिन जो हमारे किंग मेकर हैं दिल्ली में, तो किंग मेकर ही कहते हैं आजकल सब लोग उनको, प्रशांत किशोर जी का, तो उनका भी तो कोई रोल होगा। और उनके जो वोट हैं वो किसको नुकसान कर रहे हैं, किसके सपोर्ट में जा रहे हैं? मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बोल दूं विजय जी कि मैंने इक्वल नहीं कहा है, मेरे हिसाब से आज भी एनडीए आगे है, गिवन मेरा लास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा। और अब इस पे डिपेंड करेगा कि आरजेडी अपना काउंटर नैरेटिव क्या बनाती है, क्योंकि उस समय जमीन पर काउंटर नैरेटिव नहीं था 4-3 दिन पहले। अब क्या बनता है ये मैं नहीं जानता, बट हाँ एनडीए मुझे, क्योंकि उनका जातिगत वोट इंटैक्ट लगा मुझे, और ये जो महिलाओं की योजना ये मुझे एक डेंट करती हुई दिखी, इसलिए मुझे उनका पगड़ा भारी लगा कुछ हद। अब आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते। प्रशांत किशोर जी पर देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन विजय जी, प्रशांत किशोर जी का जितना डिस्प्रपोर्शनेट मीडिया में उनको, मैं डिस्प्रपोर्शनेट वर्ड जानबूझ के बोल रहा हूँ, उनको बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया कवरेज जो मिल रही है, उसके अनुसार बिहार में उनका फुटप्रिंट अभी लिमिटेड है, क्योंकि वो खुद ही बिहार के कुछ ही इलाकों में चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं। और ये उनका बिल्कुल राइट है, अधिकार है चुनना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 243 कैंडिडेट्स देंगे तो वो हर सीट पर इक्वली कंपेटिटिव रहेंगे, ये बात नहीं है। और खासकर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, नॉर्थ ऑफ गंगा, देखिए बिहार को आप नॉर्थ साउथ में बांट सकते हैं, गंगा के इधर, तो गंगा के नॉर्थ मुझे उनका कैंपेन ज्यादा दिखा। सारण, मुजफ्फरपुर में 3-4 सीटों में गया, लेकिन जैसे ही मैं पटना के साउथ जाता हूँ, तो मैंने 3-4 विधानसभाएं उसमें कवर की, एक पटना जिले में, एक जहानाबाद जिले में, 1-2 आरा जिले में। मुझे उनका बसता झंडा इतना नहीं दिखा, ऐसा नहीं कि जीरो है, लेकिन बहुत कम दिखा। अब इसमें भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कैंडिडेट वेट कर रहे हो कि जब नाम आएगा तब पैसा लगाएंगे, या ऐसा सही में हो सकता है कि प्रशांत किशोर को भी समझ में आ रहा हो कि नॉर्थ ऑफ गंगा ज्यादा स्कोप है। हो सकता है ना कि वो सोच रहा हूँ कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो ज्यादा फोकस कैंपेन किया जाए, कुछ सीटों पे किया जाए, ज्यादा बेहतर है। 243 पे लड़के कुछ भी ना हो। बस इसमें मेरा एक इसमें काउंटर पॉइंट ये है विजय जी की
झारखंड में भी एक ऐसी पार्टी थी, एक नई पार्टी जयराम महतो की JKLF, जिसने ऐसे ही कहीं कुछ सीटों पे चुनाव लड़कर 6-7% वोट पाया था। नो रिसोर्सेज, नथिंग, सिर्फ सोशल मीडिया। और ऑफ कोर्स देखिए कहीं से तो फंडिंग आती है, मैं ये नहीं कहता कि कोई मतलब संत महात्मा है, फंडिंग कहीं से आती है, बट वो फिनोमिनन नेशनल मीडिया ने बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिसप्रपोर्शनेट मीडिया कवरेज है, क्योंकि अंत में प्रशांत किशोर अगर 8-10% के प्लेयर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक नए एंट्रेंट के लिए, तो जयराम महतो भी तो 6-7% के एंट्रेंट थे। उन्होंने भी काफी हद तक इलेक्शन का जो फाइनल स्वरूप था उसको बदलने में एक रोल निभाया, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया ने उसको तो कवरेज नहीं दिया। इनफैक्ट मैं जमीन पर था, इसीलिए मुझे पता चला JKLF के बारे में, लेकिन कई ऐसे नेशनल आउटलेट्स थे उनको आइडिया भी नहीं था कि ऐसी एक वो इसलिए ना, क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी की इमेज है वो डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा जैसी है ना, हाई प्रोफाइल, पढ़ना लिखने, युवा, ये वो सब। अब वो विजय त्रिवेदी जैसा दलित पिछड़ा कोई आदमी होता तो उसको नहीं देखता। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या प्रशांत विजय जी, मैं तो ये बदल कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी की इमेज आपके जैसी है, मैं आपसे आप लोग दोनों से काफी पीछे हूँ। चलिए, मेरा तो बेसिक सवाल ये है कि भाई प्रशांत किशोर इस चुनाव को बदल सकते हैं क्या? हाँ, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इसको ऐसे देखेंगे, प्रशांत किशोर कौन सा वोट लेंगे, ठीक है। कई लोग का मानना है कि वो ज्यादा एनडीए को डेंट करेंगे, कई लोग कहते हैं महागठबंधन को, कई कहते हैं दोनों को। मेरा ये मानना है कि वो दोनों को डेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुझे लगता है उनका पोटेंशियल महागठबंधन को डेंट करने का। मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, एक तो वो वोट लेंगे अपर कास्ट का यूथ, जो शायद नाराज है, जो बीजेपी को भी कह रहा है कि तुमको जेडीयू को ही मुख्यमंत्री बना, तुमको क्यों वोट दें, हम इसके साथ जाएंगे, ठीक। कुछ वो मुस्लिम और यादव यूथ का भी वोट लेंगे, जो जो मतलब थोड़ा सा आकर्षण जिनकी तरफ, उनकी तरफ जिन लोगों का होगा। कुछ वो ऐसा वोट लेंगे विजय जी, जो अदरवाइज घर बैठ जाता नाराजगी से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से एनडीए से, या वो चला जाता महागठबंधन को, लेकिन अब वो बीच में कट जाएगा। तो अगर नेट नेट में देखूं, तो अगर वो 4 वोट अपर कास्ट का ले रहे हैं 10 में से, बीजेपी को डेंट कर रहे हैं, और 4 वोट यादव मुस्लिम का ले रहे हैं, तो जो बाकी 2 वोट है ना, वो वाला वोट है जो अदरवाइज या तो एनडीए को जाता, घर बैठ जाता या एंटी चला जाता, जिसको वो शॉक अब्सॉर्ब करे। तो नेट नेट चाहे वो जरा सा ही डिफरेंस क्यों ना हो, ज्यादा पोटेंशियल उनका डैमेज करने का महागठबंधन, क्योंकि वो वाला शॉक अब्सॉर्बर का रोल प्ले कर रहे हैं कि आप एनडीए से नाराज हैं, आप महागठबंधन क्यों जाते हैं, मैं हूं ना, इधर आ जाइए। ये मेरा यदि इसको मैं कहूं, आप तो बहुत एनालिटिक्स की बात करते हैं, एनालिटिकली, तो क्या प्रशांत किशोर जी को, जो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, उसको बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल तरीके से तो नहीं देखना चाहिए? यदि इसको थोड़ा सा मैं माइल्ड कर दूं। विजय जी, ये बी टीम सी टीम, ये आप जो पत्रकार लोग हैं, ये फ्रेजिंग आप नहीं, आप बहुत बेहतर जानते हैं। भाई, आपने क्या किया कि 6 वोट एनडीए के पास पहुंच गए ना, 2 वोट जो महागठबंधन के पास जाते, जो एनडीए के 2 वोट महागठबंधन के पास जाते, वो उन्होंने अपने पास रख लिए, तो भी मैं 6 वोट मानता हूँ एनडीए के। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसको बी टीम बोला जाए, या ये बोला जाए कि चुनाव की का वे भी इस तरफ था, तो वो आए, तो वो नेचुरल चीज है। ये विजय जी मेरी पे ग्रेड से ऊपर है ये कहना। सर, जब ऐसा कहते हैं प्रशांत जी कि भाई यदि मेरे को चुनना ही होगा तो नीतीश कुमार जी को बेहतर मानूंगा मैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो इसको भी कैसे कहेंगे आप? अगर उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा बयान दिया है ना उन्होंने, दिया है, तो ये उनकी अपील है ईबीसी और महादलित वोटर। क्योंकि मैं आपको बता दूं विजय जी, एक बात अभी भी पक्की है, गांव के इलाके में नीतीश जी की छवि में कोई डेंट नहीं आया है। डेंट नहीं है, ऊब हो सकती है, लेकिन नाराजगी नहीं है। क्यों? 2 कारण। एक उनके जो स्वास्थ्य वगैरह को भी लेकर कोई नैरेटिव नहीं है गांव के इलाके में। मतलब लगभग यहाँ की, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा वो तो कहते बूढ़े हो गए, कहते बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, दिमाग तो अभी भी उनका सबसे अच्छा है। ये जवाब मुझे मिला। खैर, तो 2 कारण है क्योंकि वो नीतीश जी को क्यों पसंद करते। एक तो अभी भी आरजेडी अपना वो जो यादव राज का जो कलंक है उसको नहीं हटा पाई, और मुझे लगता है इसमें आरजेडी की अपनी विफलता है। क्योंकि मेरे जो ड्राइवर थे वो एक ईबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखिए, और ये तो प्रशांत किशोर भी कहते हैं, देखिए लालू जी से हम कैसे नाराज हो सकते हैं, लालू जी ने तो हमको वोट का अधिकार दिलाया,
ताकत दी है। उसके हाँ, आज हम अगर कह पा रहे हैं यादव राज गलत था, तो वो तो लालू जी ने अधिकार दिलवाया, तो वो तब वो सही थे। उसके बाद नीतीश जी ने हमें लालू राज में यादव राज से बचाया, तब वो सही थे। कहने का ये मतलब है कि वो 90s का दशक, जब आप पे यादव राज का जो लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप रोटी की दूसरी साइड में तो बताइए। वो एक तरफ की रोटी दिखाई जा रहे हैं और वही नैरेटिव चलता आ रहा है, लेकिन मेरे आप दूसरा डिस्कोर्स नहीं दे पा रहे। तो एक तो लोगों को अभी भी डर है कि यादव राज आएगा तो थोड़ा सा माहौल जो है वो ईबीसी के लिए सही नहीं रहे। दूसरा, जो ये नीतीश जी की पॉलिसीज पहुंच गई हैं, जो ऑलरेडी था वो तो था, जो पॉलिसीज अब पहुंच गई हैं, जो पैसा आ गया है, इसकी वजह से मुझे लगता है नीतीश जी आज भी बहुत पॉपुलर है। और इस वजह से शायद अगर प्रशांत ऐसा कह रहे हैं, तो मैं इस बात से बस यही कंक्लूजन निकालूंगा कि प्रशांत समझते हैं कि नीतीश जी का तिरस्कार करना उस वोटर को नाराज कर देगा जो शायद उनकी तरफ आ सकता है। जी सर, एक चीज समझाइए मुझे, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से समझाया। मैं जैसे मोटे तौर पे समझता हूँ, बीजेपी पार्टी की तरफ से रेफरेंस से मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बीजेपी को मैं एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनकी स्टडी बहुत अच्छी है। अगर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया महाराष्ट्र में, नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, इसका मतलब उनको समझ में आता है बीजेपी को, मैं इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात पूछ रहा हूं आपसे, कि भाई नीतीश के खिलाफ नाराजगी नहीं है और नीतीश का जो वोट है वो इंटैक्ट है। मैं इसको एक मोटे रेफरेंस पे, मतलब मैथमेटिक्स आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस केमिस्ट्री को क्या गलत तरीके से स्टडी कर रहा हूं मैं, समझ रहा हूँ? आपका सवाल है कि उन्होंने इनको नहीं छोड़ा, उनको छोड़ दिया? हाँ, मतलब नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा बीजेपी ने 43 सीटें आने के बाद भी, और बीजेपी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोड़ दीजिए, और आज भी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो हैं। इसका मतलब बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार की ताकत कम नहीं हुई है, इसको ऐसे समझ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार जी के कद का कोई और नेता जेडीयू में है भी नहीं, जेडीयू में भी नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। ये विजय जी, ये जो महाराष्ट्र का मॉडल है ये अलग है। एक ये बीजेपी का पैरेलल मॉडल है उड़ीसा और बिहार वाला जी, कि वो जानते हैं कि एक बुजुर्ग नेता हैं, अपनी ढलान पर हैं, और उनका एक ऐसा पक्का वोट बैंक है जिसको अगर हम इस नेता का तिरस्कार कर देंगे तो वो वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो बीजेपी ताक लगाए बैठी है कि कब ये बुजुर्ग नेता का जो ढलान है वो पूरा हो और कब हम आए। उड़ीसा में उन्होंने ये हासिल कर लिया है, और बिहार में ये ताक लगाए बैठे हैं ताक लगा रहा कि जैसे ही नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स से रिटायर होते हैं या एक्टिव पॉलिटिक्स में कम दिखना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी सेटिंग कर लेंगे और हम ऐसे पूरा इसको पोर्ट्रे, तब उसको हाँ, हासिल कर लेंगे, उस पर कब्जा इसको कर हम लेंगे। ऐसे पोर्ट्रे करेंगे जैसे हमने आपके नेता का पूरा सम्मान किया, अब आप हमारे वोटर हुए। अब वो प्रोसेस कैसे आगे हो पाता है, वो बन पाता है या नहीं, ये मुझे हाँ, लगता ये है तो आगे है, लेकिन एक प्लान के आगे। हिसाब से है। लेकिन क्या इसको मैं यूं समझूं, कार्तिकेय बहुत बारीक तरीके से बात करते हैं, कि क्या ये समझूं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कैसे समझूं इसको? इमीडिएटली नहीं हटा सकते आप उनको, क्योंकि अगर आपने ऐसा यही किया, मतलब हुआ ना आपका, कि अभी मतलब चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें इसको ऐसे कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान मॉडल नहीं चलेगा, शायद बीएस येदियुरप्पा मॉडल चल जाए। ये अच्छी बात है। और प्रशांत जी को कितना लग रहा है आपको, 10-15% वोट मिल रहा है क्या? बहुत दिल्ली में तो 15% अगर विजय जी आ गया तो 15% में तो प्रशांत जी बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे बड़े राजनीति में, खिलाड़ी हो क्योंकि जाएंगे। उनका वोट जहां से भी आएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। तो अगर वो 15% वोट ला रहे हैं तो उनकी सीटें भी आएंगी। मेरा ये मानना है, उनको 10% अगर उन्होंने रीच कर लिया तो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बाकी देखते हैं क्या। एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल पूछते हैं, तेजस्वी जी का जो महागठबंधन का एम वाई वोट है, जो हमारे ग्राफिक्स में भी है, उसके अलावा क्या चाहिए? क्योंकि तेजस्वी के पास वो वोट तो मेरे ख्याल से इंटैक्ट है मोटे तौर पर, एम बहुत वाई बढ़िया वोट सर। है ना? तो क्या करना चाहिए था उन्हें, ये चाहिए, क्योंकि अभी तो चाहिए। चुनाव शुरू हुआ था की बात नहीं है, कि वो अपना नंबर को बढ़ा सके, जो 37% 40% पे पहुंच रहा है, उसको कैसे करे वो? तो दो जवाब दूंगा मैं। एक तो उन्हें करना चाहिए जो अखिलेश यादव ने किया यूपी में पिछले साल। बहुत कम यादव को टिकट दिया उन्होंने लोकसभा में, मुझे लगता है परिवार के बाहर किसी को टिकट नहीं मिला। उन्होंने यहां तक किया, उन्होंने जनरल सीट से दलित कैंडिडेट उतारे। तो बेसिकली तेजस्वी को अगर ईबीसी वोट चाहिए तो उन्हें बहुत सी टिकटें बांटनी पड़ेंगी, मल्ला, नट, तेली, इन समाजों को, दूसरी जातियों और को। साथ में ये आश्वासन देना पड़ेगा अपने यादव वोट बैंक को कि देखो मैं मुख्यमंत्री तो हूं ही, तो आप इनका समर्थन कीजिए। पहला। दूसरा,
कांग्रेस को यूज करके दलित वोट खींचे अपनी तरफ और मुस्लिम कंसोलिडेशन के नैरेटिव से बचे। और जो काउंटर नैरेटिव ये दे रहे हैं, जो ये नौकरी का इन्होंने दिया है, इसके आगे बढ़ाएं इस काउंटर नैरेटिव को और जमीन पर लेके जाएं। अगर ये 2-3 चीजें कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये चुनाव क्लोज हो सकता है। नहीं, लेकिन ये काउंटर नैरेटिव को सर मैं यूं समझना चाहता हूं कि जैसे मैं वोटर को समझता हूं कि 10,000 रुपए की जो खनक है ना, वो वादे के आगे तो फीकी, मतलब वादा तो फीका ही पड़ता है उसके आगे। हाँ, ये इसमें मैं उत्साहित इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसमें एक एंगल जोड़ूंगा। अगर एक चीज आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो नीतीश जी के जो फायदे ज्यादा महिलाओं को मिले, क्या आप एक जेंडर पोलराइजेशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप कहें नौकरी आप ये नहीं कहेंगे कि पुरुषों को, लेकिन उसका एक इंटरप्रिटेशन यही है कि ये पॉलिसी पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए। पिछली बार अगर आप ग्राफिक में हमने दिखाया है, पिछली बार महागठबंधन पुरुषों में 2 परसेंटेज पॉइंट आगे था एनडीए से, आगे है। लेकिन महिलाएं 1 परसेंटेज पॉइंट एनडीए महिलाओं में आगे था। अब फर्क यह था कि टर्नआउट महिलाओं का ज्यादा था, तो वो 1% का जो गैप वो 2% की लीड पर भारी पड़ गया और एनडीए निकाल गया चुनाव। तो कहने का ये मतलब है कि अगर 10,000 रुपए जीविका निधि महिलाओं का मुद्दा है तो सरकारी नौकरी पुरुषों का मुद्दा है काफी हद तक। तो ये काउंटर नैरेटिव जब आप देंगे तो आप दूसरे जेंडर को एक इनडायरेक्ट तरीके से अपील कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको ऊपर से नहीं कर सकते। हाँ, देखिए महिलाओं लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे यहाँ भी नौकरी को लेकर मेल्स को ही ध्यान करके किया जाता है कि नौकरी की बात हम एक पेट्रियार्कल, एक पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो ऑप्टिक्स में एक महिला केंद्रित पॉलिसी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक पुरुष केंद्रित पॉलिसी को आप ऐसे बोल नहीं सकते कि ये पुरुष केंद्रित, वो आपको इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल समझा दीजिए मुझे, इतना सब हो गया, सारी सरकार हो गई, ये हो गई कि बीजेपी 25 साल से काम कर रही है, 20 साल से काम कर रही है मोटे तौर पर, बाकी समय से तो कर ही रही है, वो बड़ी पार्टी क्यों नहीं बन पा रही? क्यों नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है? देखिए अब विजय जी, इसमें कुछ सवाल हैं जो सामाजिक समीकरण से जुड़े हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद आप बेहतर जानेंगे क्योंकि राजनीतिक कहानियां हैं उनके पीछे। तो जो सामाजिक समीकरण है वो यही है कि बीजेपी जो अपर कास्ट की डार्लिंग पार्टी है काफी हद तक, लेकिन शायद ईबीसी महादलित में जेडीयू उनको पीछे छोड़ गई उस कंसोलिडेशन में, और बीजेपी ने चुनाव अलग लड़ा एक बार 2015 में, तो वो 53 सीटें ला पाए। उसमें उनका नैरेटिव कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो गया वो जो रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन अगर 2015 के बाद बीजेपी अकेली चलती 10 साल तक तो शायद अब तस्वीर कुछ और होती। और यही मैं कहता हूं कि जो राजनीतिक कहानी है कि क्या सच में बीजेपी के नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे थे जमीन पर, ऐसा मैं सुनता हूं, ये मेरे आप बेहतर जानते हैं, जो बहुत समय चले गए नेता, अब उनकी क्या चर्चा करना। हाँ, लेकिन वो सिर्फ वो नहीं थे, और भी जो आसपास की बैटरी थी उसके पास भी तो और भी लोग थे, तो क्या सच में वो बीजेपी का हित देख रहे थे या वो एनडीए का हित देख रहे थे कि सरकार तो बनी हुई है, चलती रहे, क्या दिक्कत है। तो ये एक राजनीतिक साइड है। सामाजिक साइड ये है कि जो मैंने कहा कि वो जो फ्लोटिंग वोटर है उसको नीतीश जी ने इतना लॉयल कर लिया अपनी तरफ, और बीजेपी ने, हालांकि मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, केंद्र सरकार में मोदी जी की वजह से, मोदी जी एक ओबीसी फेस तो है ही, लेकिन साथ में मोदी जी की जो स्कीम्स पहुंची जमीन पर, खासकर पहले टर्म में और कुछ हद तक दूसरे टर्म में, उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ खास काम हुआ है। जो शौचालय पहुंचा, जो प्रधानमंत्री आवास पहुंचा, जो बिजली, काफी काम हुआ पहले 5 सालों में। कोविड के टाइम काम रुक गया, फिर जो राशन गया, इससे जो उनका ईबीसी और दलित वोट मोबिलाइज हुआ है, ऐसा नहीं है वो जीरो है, लेकिन वो टक्कर उसको मिल रही है जेडीयू से, क्योंकि जेडीयू का वोट इतना मोबिलाइज है पहले से, और क्योंकि लोगों ने बीजेपी का राज देखा नहीं। तो मुझे लगता है कुछ ये कारण है, और बाकी जो कारण जो मैंने जिसका हिंट किया आपको, वो मुझे लगता है आप अपने कभी अलग से मतलब बिग ब्रदर नहीं बनने वाली बीजेपी, अभी इंतजार करेगी। उड़ीसा वाला मॉडल, मैं फिर वही कहूंगा, उड़ीसा वाला मॉडल का इंतजार होगा यहाँ। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन नीतीश जी सीन से चले गए, भगवान उनको लंबी आयु दे, लेकिन जिस दिन वो सीन से, एक्टिव राजनीति से चले गए, पॉलिटिकल सीन की बात करते हैं, करेक्ट, उस दिन जेडीयू का क्या हश्र होगा
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुशवाहा जी थे, मैं एक बात कर रहा था रिसर्चर से, कुशवाहा जी वाज द नेचुरल इनहेरिटर। यस, वो लगा माना ही जा रहा था, माना वो जाता अलग था। चले गए, आरसीपी सिंह चले गए, ललन सिंह रह गए हैं अब, लेकिन क्या उनकी उतनी पकड़ है? तो जेडीयू का क्या भविष्य है, ये बहुत अहम रहेगा। और उसके साथ साथ जो उनका ईबीसी महादलित वोट है, अगर आज आरजेडी सही बातें कहने लग जाती है, कांग्रेस और आरजेडी, और कांग्रेस तो कह ही रही है, मुझे लगता है पिछले 2 साल में कांग्रेस का एक अच्छी चीज जो हुई है कि उनको एक मिल गया है सोशल जस्टिस पे, अब हम जाति पे बात करेंगे, उसी पर चलेंगे, और वो उसके लिए अपॉलोजेटिक भी नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं। वो अनअपॉलोजेटिकली कर रहे हैं उसको। तो कांग्रेस तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है, हाँ, अनअपोलोजेटिकली कर रहे हैं, इससे वो थोड़ा सा एक स्टैंड कर पा और रहे हैं आपके इसको। सामने बीजेपी का उदाहरण है विजय जी कि अनअपॉलोजेटिकली उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की। मैं उनसे कई चीजों पर डिसएग्री करता हूं, और आप भी करते होंगे, लेकिन उन्होंने आप और अनअपॉलोजेटिकली उसको कैरी ऑन किया। और आज देखिए सत्ता में, ऐसे ही कांग्रेस अगर अनअपॉलोजेटिकली कैरी ऑन करती है इस एजेंडा को लेकर, तो मुझे लगता है उसका फायदा होगा। आरजेडी को देखना है वो कैसे, क्योंकि जो लेगेसी है लोगों के दिमाग में वो कांग्रेस की नहीं है, लेगेसी आरजेडी की है लोगों के आरजेडी दिमाग की है, आरजेडी की में। तो लेगेसी पे चल। आरजेडी को मेहनत करनी होगी उस लेगेसी को आगे। और बाकी महिला वोट में मुझे एक उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी को इस्तेमाल करेंगे ये लोग, बट अभी तक तो नहीं लग रहा। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए, थैंक यू कार्तिकेय, बहुत अच्छा लगा, बहुत इतनी बारीक तरीके से आपने बात की। हम चाहेंगे कि आपके पास फिर वक्त मिले और हम इस पर चर्चा करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, और आप इस स्टडी का थोड़ा सा हमारे को भी शेयर करते हैं, हम भी थोड़ा बहुत ऐसा लगे लोगों को कि पढ़ना लिखना जानते हैं। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।